भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। मैं आज आपको रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग के बारे में बताऊंगी। ये EL305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 2 का पार्ट है। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि SCR की ट्रिगरिंग करने के लिए गेट ट्रिगरिंग करने के 4 मेन मेथड्स हैं, जिसमें अपन RC ट्रिगरिंग मेथड, UJT ट्रिगरिंग मेथड, इन दो मेथड को देख चुके हैं। UJT ट्रिगरिंग मेथड को रैंप ट्रिगरिंग भी कहते थे। अब ये जो थर्ड मेथड है वो है रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग। इसमें किस तरीके से ये सर्किट वर्क करता है, इस सर्किट की वर्किंग हम देखेंगे। ये रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग के लिए डायग्राम शो किया गया है। इस डायग्राम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो दो SCR हैं T1 एंड T2, ये दो SCR जो हैं ये एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एंटी पैरेलल हमने इसलिए कहा है, एंटी पैरेलल से मीनिंग है कि T1 का जो एनोड है वो T2 के कैथोड से जुड़ रहा है और जो T1 का कैथोड है वो T2 के एनोड से जुड़ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड का पर्पस है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना। D1, D2, D3, D4 ये एक ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म करते हैं और Vm sin ओमेगा t ये एक AC वोल्टेज सोर्स है। अब ये AC वोल्टेज सोर्स है तो ये जो सर्किट है ये क्या करेगा, AC को DC में बदलेगा और VDC वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे अपर टर्मिनल पॉजिटिव है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे ये जो डायोड R2 है, R2 यहाँ पे जो रजिस्टर है ये पोटेंशियल R2 रजिस्टर यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर की तरह एक्ट करता है। दिस R2, इसका पर्पस है यहाँ पे कि ये पेडेस्टल वोल्टेज VPD को कंट्रोल करता है। ये यहाँ पे लिखा है VPD, VPD मीन्स पेडेस्टल वोल्टेज। तो पेडेस्टल वोल्टेज R2 के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है D। इस डायोड D का पर्पस है कि जो पेडेस्टल वोल्टेज हैं R2 के लोअर पार्ट पे जो वोल्टेज है उनको हम पेडेस्टल वोल्टेज कहते हैं। तो R2 के ये जो लोअर पार्ट के वोल्टेज हैं वो डायरेक्टली कैपेसिटर पे अप्लाई हो जाएं, इसके लिए डायोड लगाया है। R2 की वैल्यू को हम इस तरीके से सेट करते हैं कि R2 की जो वैल्यू है वो इस तरह से रखी कि VPD की जो वैल्यू है, यानी यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होंगे इसकी वैल्यू ईटा VZ से कम है। ईटा VZ हमारा क्या होता है, UJT का वो वोल्टेज है जिसपे UJT फायर कर जाता है, UJT ऑन हो जाता है और कंडक्ट करने लगता है। तो VPD की वैल्यू हमने ऐसा सेलेक्ट करी कि इसकी वैल्यू ईटा VZ से कम रहे। तो जब हमारा VPD स्मॉल है तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटर पे भी वोल्टेज कम ही रहेंगे ईटा VZ से, और जब कैपेसिटर के वोल्टेज ईटा VZ से कम है तो क्या होगा कि UJT जो है वो ऑन नहीं होगा। तो इस समय हमारा जो कैपेसिटर है वो R के थ्रू चार्ज होता है। इस R के थ्रू भी कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, ये कहलाती है रैंप चार्ज। तो हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स के बारे में देख लिया। अब R1 जो है, R1 का यहाँ पे पर्पस है कि जो VDC वोल्टेज मिल रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट कम होके VZ पे मिलेगा। मतलब जितने VZ रिक्वायर हैं, अगर VDC की वैल्यू उससे ज़्यादा है तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज R1 पे ड्रॉप हो जाएंगे और जितने रिक्वायर्ड है उतने VZ वोल्टेज हमको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम इस सर्किट की वर्किंग देखते हैं कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है। इसमें हम यहाँ पे AC सोर्स से लोड को कनेक्ट कर रखा है। लोड और दोनों SCR जो हैं वो AC सोर्स से ही कनेक्टेड है, इनको DC नहीं दिया है। सिर्फ अंदर वाला जो ये पार्ट है UJT फायरिंग का, यहाँ पे हम DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब इस सर्किट के कंपोनेंट्स के डिस्क्रिप्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। यहाँ पे ये जो है ये पल्स ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इसकी 2 सेकेंडरी हमने यहाँ पे शो की गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हमने यहाँ पे AC साइन वेव दी। तो जो AC वोल्टेज दिए वो इन चारों डायोड के द्वारा D1 से D4 डायोड ने इनको रेक्टिफाई किया, मीन्स AC को DC में बदला। एक्चुअल में ये इसको यूनी डायरेक्शनल बना देते हैं। प्योर DC प्राप्त करने के लिए इसमें हमको फिल्टर लगाना होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो VDC वोल्टेज मिले ये यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज हमको मिल गए, जिसका अपर टर्मिनल पॉजिटिव है और लोअर नेगेटिव है। अब R1 क्या करेगा, जितने वोल्टेज VZ पे रिक्वायर्ड है वही हमें यहाँ पे मिले, इसके लिए VDC का कुछ पार्ट R1 पे ड्रॉप हो जाएगा और रिमेनिंग वोल्टेज अपने को जीनर पे मिलेंगे। जीनर डायोड यहाँ पे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है,
कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं और उसमें करंट तेजी से फ्लो होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें वी जेड कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिल गए। अब ये वी जेड R2 के अक्रॉस भी अप्लाई हो रहे हैं और R2 के अक्रॉस भी अप्लाई हो रहे हैं और UJT जो है हमारा इसके UJT के बेस 2 पर भी इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। UJT के इस टर्मिनल पे भी ये अप्लाई हो रहा है। तो जब हम क्या करते हैं कि ये एक वाइपर यानी एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है, जब हम इसको एडजस्ट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज VPD के बराबर हो जाए। VPD मतलब पेडेस्टल वोल्टेज है ये। इस वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इसकी वैल्यू ईटा वी जेड से कम रहे। ईटा वी जेड यूजेटी के फायरिंग वोल्टेज हैं, मीन्स इतने वोल्टेज अगर कैपेसिटर पे पहुंच गए तो यूजेटी ट्रिगर ऑन हो जाएगा। तो VPD की वैल्यू इससे कम रखी जाती है। तो बाय चेंजिंग दिस वाइपर या दिस मूवेबल कॉन्टैक्ट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ VPD। यानी इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को चेंज करके VPD की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज इस तरह से है VPD कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव है एंड लोअर इज नेगेटिव है। तो हमारा डायोड D जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा और डायोड D फॉरवर्ड बायस रहेगा तो ये VPD वोल्टेज एज इट इज कैपेसिटर पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि D जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो ये R2 का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है जिसपे VPD वोल्टेज हो रहे हैं वो पैरेलल हो जाएगा कैपेसिटर के। तो जो वोल्टेज VPD है वो एज इट इज कैपेसिटर पे आ जाएंगे। तो इंस्टेंट कैपेसिटर पे VPD वोल्टेज पहुंचे, इसके लिए ये डायोड हमने लगाया है। अब इस डायोड के कारण VPD वोल्टेज तो यहाँ VC पे पहुंच गए, लेकिन VPD की वैल्यू इतनी नहीं है कि UJT को ट्रिगर ऑन कर दे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस R के थ्रू भी कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, ये कहलाती है रैंप ट्रिगरिंग। ये वोल्टेज तो पेडेस्टल वोल्टेज है और ये कहलाती है हमारी रैंप ट्रिगरिंग। तो इस R के थ्रू भी हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर चार्ज होके जब इसके वोल्टेज ईटा वी जेड तक पहुंच जाते हैं तो UJT जो है ये क्या है, UJT है, ये फायर कर जाता है या ऑन हो जाता है। ऑन होने पे इसका ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू होता है। कैपेसिटर इस पाथ के थ्रू, ये नेगेटिव है और ऊपर टर्मिनल पॉजिटिव है, तो कैपेसिटर इस पाथ के थ्रू यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने से पल्स ट्रांसफार्मर पे VG वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। इन वोल्टेज की पोलरिटी इस तरह से है कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव, यहाँ डॉट दिखाया है मीन्स अपर टर्मिनल पॉजिटिव है। अब जब पल्स ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, इसके कारण इन दो सेकेंडरी में भी वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। पल्स की फॉर्म में ये वोल्टेज होते हैं। इसकी पोलरिटी भी ऐसे है कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव है और लोअर नेगेटिव है। ये एक सेकेंडरी है, दूसरी सेकेंडरी में भी अपर पॉजिटिव है एंड लोअर नेगेटिव है। अब हमने ये दो SCR यहाँ पे एंटी पैरेलल में लगाए हैं। तो T1 के गेट टर्मिनल और T1 के कैथोड टर्मिनल के बीच एक सेकेंडरी को कनेक्ट कर दिया। दो सेकेंडरी है, एक सेकेंडरी को हमने T1 से कनेक्ट कर दिया। और जो T2 है इससे क्या करा, यहाँ पे लिखा है A एंड B, यानी जो A टर्मिनल है वो तो इस T2 के A से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ भी हमने इसको सेकेंडरी को शो कर दिया। हम यहाँ पे A एंड B टर्मिनल भी लिख सकते थे कि जो A है उसको तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, A को तो हम A टर्मिनल को तो हम गेट से कनेक्ट करेंगे और जो B टर्मिनल है उसको T2 के कैथोड से हम कनेक्ट करेंगे। अब इसमें से T1 T2 में से कौन सा SCR कंडक्ट करेगा ये डिपेंड करता है अपने इस जो ये वोल्टेज लगाया हमने साइनोसोडियल वोल्टेज Vs पे। Vs इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। Vm इज मैक्सिमम वोल्टेज एंड साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है कि एक साइन वेव है यानी AC है। अब जो ये Vm साइन ओमेगा टी वोल्टेज लगाए हैं ये हमारे इन दोनों SCR पे अप्लाई हो रहे हैं जो कि एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हमारा T1 कंडक्ट करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 कंडक्ट करता है क्योंकि T1 का जो एनोड है वो ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपर टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा और लोअर टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे इसके एनोड से जुड़ रहा है और कैथोड से नेगेटिव जुड़ रहा है, तो इस केस में T1 कंडक्ट करेगा, यानी 0 से पाई तक तो T1 कंडक्ट करेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हम देखेंगे कि T2 फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि T2 का जो नेगेटिव है वो ऊपर, मतलब अभी तो हमने इसको दिखा रखा है ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल, अपर टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड लोअर इज नेगेटिव। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव अपने इससे जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाला इसके एनोड से T2 के एनोड से जुड़ जाएगा। तो T2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और T1 रिवर्स बायस हो जाएगा।
तो T2 फॉरवर्ड बायस है और इसके गेट पे ट्रिगर पल्स मिल रही है तो T2 कंडक्ट करेगा, यानी पाई से 2 पाई के बीच में T2 कंडक्ट करेगा और 0 to पाई के बीच में T1 कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से लोड पे हमको आउटपुट प्राप्त होगा पूरे साइकिल के लिए, लेकिन एक SCR आधे साइकिल के लिए ही कंडक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि SCR इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही एक SCR कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से हमारे को उसमें आउटपुट प्राप्त होगा। अब हम इसकी वर्किंग में आपको थ्योरेटिकली एक एक पॉइंट बताऊंगी जो मैंने अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया। जैसा कि अभी हमने इसके सर्किट डायग्राम में देखा, हम इसकी एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सिंक्रोनाइज यूजेटी ऑसिलेटर ट्रिगरिंग, यानी जो हमने सेकेंड मेथड पढ़ा था कि यूजेटी ट्रिगरिंग मेथड, उसका ये इम्प्रूव वर्जन है रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग। इन दिस सर्किट 2 SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल फॉर कंट्रोलिंग पावर इन AC लोड। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि 2 SCR इसमें एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनका पर्पस है AC लोड पावर को कंट्रोल करना। जीना डायोड वोल्टेज VZ इज कांस्टेंट एंड एट इट्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब जीना वोल्टेज VZ कांस्टेंट है अपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से मीनिंग है कि वह वोल्टेज जिस पे जीना डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। हमने देखा है कि रिवर्स बायस में जीना डायोड का ब्रेकडाउन VZ वोल्टेज पर ही होता है, उस समय इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं और करंट तेजी से बढ़ती है। तो VZ को हमने यहाँ पे बोला है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। R2 के लिए हमने देखा था कि R2 एक्ट्स एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, R2 पोटेंशियल डिवाइडर की तरह एक्ट करते हैं। अब जो हमने देखा कि R2 पे एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है, उस मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करा के हम VPD वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वाइपर ऑफ R2 कंट्रोल्स द वैल्यू ऑफ पेडेस्टल वोल्टेज VPD, यानी वाइपर से आप VPD को कंट्रोल कर सकते हो। Diode D allows C to be quickly charged to VPD through the low resistance of the upper portion of R2। अब हमने देखा है कि जब VPD वोल्टेज डायोड D को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इससे हमारा कैपेसिटर बहुत जल्दी से VPD वोल्टेज से चार्ज हो जाता है। The setting of wiper on R2 is such that this value of VPD is always less than UJT firing voltage eta VZ। यहाँ पे हमने R2 को इस तरीके से सेट किया है कि VPD की वैल्यू ईटा VZ से कम रहे। ईटा VZ हम जानते हैं कि वह वोल्टेज है जिस पे UJT फायर कर जाता है, UJT ऑन हो जाता है। तो VPD की वैल्यू हमेशा ईटा VZ से कम रखते हैं। When wiper setting is such that VPD is small, voltage VZ across C through R, voltage VZ charges C through R, यानी हमने देखा था कि VPD की वैल्यू इस वाइपर को हमने इस तरीके से सेट किया कि अगर VPD की वैल्यू कम है तो VPD की वैल्यू कम है तो अब VZ वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होगा R के थ्रू, मतलब R के द्वारा कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू होगी और वोल्टेज होंगे VZ। अब ये जो रैंप वोल्टेज है, ये वाले जो वोल्टेज R के थ्रू जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये कहलाते हैं रैंप वोल्टेज। और पेडेस्टल कहाँ से हुआ, जो हमने अभी सेट किया VPD वोल्टेज जो थे वो पेडेस्टल वोल्टेज थे। तो जब ये व्हेन दिस रैंप वोल्टेज VC रीचेज ईटा VZ, अब कैपेसिटर चार्ज होता गया और VC वोल्टेज ईटा VZ तक पहुंच गए तो UJT फायर करेगा एंड वोल्टेज VG थ्रू द पल्स ट्रांसफार्मर इज ट्रांसमिटेड टू द गेट सर्किट ऑफ बोथ SCRs T1 एंड T2। तो अब UJT फायर करा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ UJT और पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो पल्स ट्रांसफार्मर में VG वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं और ये VG वोल्टेज प्राइमरी में प्रोड्यूस होते हैं, इसके कारण पल्स ट्रांसफार्मर की दोनों सेकेंडरी में भी वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं और एक सेकेंडरी एक SCR के गेट पे वोल्टेज प्रोवाइड करती है, दूसरी सेकेंडरी दूसरे SCR के गेट पे वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो हमने यहाँ पे बोला है कि दोनों SCR T1 एंड T2 के गेट पर पल्स प्राप्त होती है। फॉरवर्ड बायस SCR T1 इज टर्न ऑन, जो भी SCR फॉरवर्ड बायस होगा, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो T1 फॉरवर्ड बायस होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल है तो T2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो जो भी फॉरवर्ड बायस SCR है, अभी हमने अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले लिया है तो हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड बायस SCR T1 इज टर्न ऑन। इसके बाद आफ्टर दिस VC रिड्यूस टू VPD, उसके बाद VC रिड्यूस हो जाएगा VPD तक एंड देन टू 0 एट ओमेगा t इज इक्वल टू पाई।
ऐसा इसलिए कि एक बार कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हुआ तो उसके वोल्टेज कम होंगे और उसके वोल्टेज कम होके वीपीडी तक पहुंचेंगे, यानी पेडेस्टल वोल्टेज तक पहुंचेंगे। तो हम जानते हैं कि पेडेस्टल वोल्टेज की वैल्यू ईटा वीजेड से कम है, तो हमारा यूजेटी ऑफ हो जाएगा और इसके बाद कैपेसिटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये जानते हैं कि हाफ साइकिल कहाँ से होता है, ज़ीरो से पाई तक। तो पाई पे जो हमारे वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा रैंप से। तो पहले कैपेसिटर के वोल्टेज ईटा वीजेड हुए, उसके बाद वीपीडी हुए डिस्चार्ज होने के बाद, फिर वो जीरो हो जाएंगे ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई पर। As Vc is more than Vpd, during the charging of capacitor C through charging resistor R, diode D is reverse bias and turned off. हमने देखा था कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक बार तो कैपेसिटर पे वोल्टेज वीपीडी के बराबर पहुंच गए, लेकिन वीपीडी की वैल्यू कम है, इसलिए कैपेसिटर की आर के थ्रू भी चार्जिंग होगी और वोल्टेज जो उसको चार्ज करेंगे वो होंगे वीजेड। तो इस समय जब कैपेसिटर चार्ज होने लगता है तो कैपेसिटर के वोल्टेज वीपीडी से जब बढ़ जाते हैं तो हमारा डायोड डी रिवर्स बायस हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर के वोल्टेज को रिवर्स बायस करते हैं। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं इस पॉइंट को। इस डायग्राम में हम देखें तो वीपीडी वोल्टेज ऐसे हैं कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव एंड लोअर नेगेटिव। इनिशियली हम मानते हैं कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो अभी हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज होने से और कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी इस पोलैरिटी से, मतलब यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव एंड लोअर टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव। अब धीरे धीरे कैपेसिटर की चार्जिंग आर के थ्रू भी हो रही है, तो ये चार्ज होने पे जब कैपेसिटर का अपर टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा तो ये वोल्टेज वीसी वोल्टेज जब वीपीडी से बढ़ जाएंगे तो उस समय डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से वीसी वोल्टेज जुड़ रहे हैं, प्लस वीसी जुड़ रहे हैं, तो ये इसको क्या बना देंगे, रिवर्स बायस बना देंगे। तो यही कहा गया है कि जब कैपेसिटर चार्ज होने लगता है आर के थ्रू भी और इसकी वैल्यू वीपीडी से बढ़ती है तो उस समय हमारा डायोड डी रिवर्स बायस हो जाएगा। इससे ये फायदा रहता है कि जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इसके थ्रू यूजेटी और पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो ये डायोड इसकी वर्किंग में, इसकी डिस्चार्जिंग में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि उस समय ये रिवर्स बायस हो जाता है। Thus VPD does not affect in any way the discharge of C through UJT emitter and primary of pulse transformer. ये वही बात है कि जब डायोड डी रिवर्स बायस हो गया तो वीपीडी जो है वो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को इफेक्ट नहीं डालता, उसको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि कैपेसिटर इस समय यूजेटी के एमिटर और पल्स ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के बीच में डिस्चार्ज होता है। तो डायोड डी मतलब वीपीडी वोल्टेज को का कोई भी इंटरफेयर होने से रोकता है। ये पर्पस होता है डायोड डी को लगाने का। फ्रॉम 0 to पाई T1 इज फॉरवर्ड बायस एंड इट्स टर्न ऑन। ये मैंने अभी आपको पहले डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था कि 0 से पाई के लिए यानी आधे साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए T1 फॉरवर्ड बायस होता है और वो ऑन हो जाता है। फ्रॉम पाई टू 2 पाई T2 इज फॉरवर्ड बायस एंड इज टर्न ऑन। पाई से 2 पाई के बीच में यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और वो ऑन हो जाता है। यानी आधे आधे साइकिल के लिए दोनों SCR T1 एंड T2 कंडक्ट करते हैं। T1 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है और T2 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है। इन दिस मैनर लोड इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज VO एज शोन इन फिगर। इसका फिगर अभी हम देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसी आएगी, लेकिन ये हमें क्लियर है कि लोड में अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव हाफ मिलेगा और एक बार नेगेटिव हाफ मिलेगा। With the setting of wiper on R2, pedestal voltage VPD on C can be adjusted. मतलब हम वाइपर R2 पे जो वाइपर लगा हुआ है उसकी पोजीशन को एडजस्ट करके पेडेस्टल वोल्टेज VP को हम एडजस्ट कर सकते हैं और ये ही VPD वोल्टेज C पे अप्लाई हो रहे हैं, यानी कैपेसिटर पे जो पेडेस्टल वोल्टेज लग रहे हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। With low pedestal voltage across C, ramp charging of C to eta Vz takes longer time. अगर पेडेस्टल वोल्टेज की वैल्यू कम है eta Vz से, तो हमने देखा था कि कैपेसिटर R के थ्रू भी चार्ज होता है, वो रैम्प चार्जिंग कहलाती है, तो उसको रैम्प चार्जिंग होने में टाइम लगेगा, यानी eta Vz वोल्टेज पहुंचने में टाइम लगेगा। इससे हमारा क्या होगा, फायरिंग एंगल डिले हो जाएगा। देयरफॉर मोड
फायरिंग एंगल डिले इज देयरफॉर मोर, फायरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड आउटपुट वोल्टेज इज लो, और आउटपुट वोल्टेज कम प्राप्त होगा, क्योंकि जितनी लेट हमारा यूजेटी ऑन होगा उतनी ही लेट हमारी एससीआर की फायरिंग होगी, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज लो मिलेगा। इसका वाइस वर्सा भी होता है। विथ हाई पेडेस्टल ऑन सी, voltage ramp charging of C through R reaches eta Vz. This is eta Vz. With high pedestal on C, voltage ramp charging of C through R reaches eta Vz faster. Firing angle delay is smaller. Output voltage is high. मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर पेडेस्टल वोल्टेज जो सी पे अप्लाई हो रहे हैं वो हाई है, तो आर मतलब वो अगर हाई है तो आर के थ्रू जो कैपेसिटर की चार्जिंग है ईटा वीजेड पहुंचने पे वो जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि वीपीडी वोल्टेज ज़्यादा है तो हमें थोड़ी ही वोल्टेज की आवश्यकता होगी यूजेटी की फायरिंग करने के लिए। तो इससे हमारा फायरिंग एंगल डिले स्मॉलर हो जाएगा और फायरिंग एंगल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जितना कम फायरिंग एंगल की वैल्यू होगी आउटपुट वोल्टेज उतने ही हमारे हाई होंगे। This shows that output voltage is proportional to pedestal voltage. ये बताता है कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो पेडेस्टल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। अगर पेडेस्टल वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारे को ज़्यादा मिल रहा है, और पेडेस्टल वोल्टेज कम है तो आउटपुट वोल्टेज भी कम मिल रहा है। द टाइम t required for the capacitor to charge from pedestal voltage VPD to eta Vz can be obtained from the relation. अब VPD से eta Vz वोल्टेज होने में क्या रिलेशन है, किस तरीके से पहुंचता है, उस रिलेशन को हम देखेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। हम जानते हैं कि यूजेटी को ऑन होने के लिए ईटा वीजेड वोल्टेज चाहिए, तो अब रैम्प एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग में ये वोल्टेज रैम्प और पेडेस्टल दोनों के कारण प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने देखा वीपीडी वोल्टेज तो हम R2 के द्वारा एडजस्ट करके कर रहे हैं, तो ईटा वीजेड कैसे कैसे हो रहे हैं, एक तो R2 के क्रॉस जो पेडेस्टल वोल्टेज है वो, प्लस रैम्प किसके थ्रू, आर के थ्रू जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो रैम्प वोल्टेज चार्जिंग होती है। तो हमने लिख दिया वीपीडी प्लस आपको कितना वोल्टेज चाहिए, वीजेड माइनस वीपीडी। वीपीडी वोल्टेज तो पहुंच गए, रिमेनिंग वोल्टेज जो चाहिए वो है वीजेड माइनस वीपीडी। और ये कैसे बढ़ रहे हैं कैपेसिटर पे, ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल का हमने रिलेशन लिख दिया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ईटा वीजेड की वैल्यू इनके बराबर होनी चाहिए, तो पेडेस्टल वोल्टेज और एक रैम्प वोल्टेज के सम के बराबर होती है। जब हम इनकी टर्म्स को अरेंज करेंगे, इसको ओपन करेंगे, वीजेड से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, वीपीडी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि इनको जब सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू इस तरह से आएगी, t इज इक्वल टू आर सी, ये नेचुरल लॉग है, v2 माइनस वीपीडी अपॉन वीजेड 1 माइनस ईटा, तो ये t की वैल्यू हो जाती है। और हम जानते हैं कि अब अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, यानी जो फायरिंग एंगल है यहाँ पे अल्फा वो बराबर होगा, इसको अल्फा 2 से डिनोट किया है, वो बराबर होगा ओमेगा टी। तो ओमेगा तो ये रहा और टी की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी, क्योंकि अल्फा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है, तो टी की वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट कर दी। तो इस रिलेशन से फायरिंग एंगल को हम निकाल सकते हैं। अब हम इसकी वेवफॉर्म देखेंगे कि डिफरेंट वेवफॉर्म कैसी आती है। तो ये वेवफॉर्म इसकी शो हुई है। तो इस फर्स्ट वाले तो ये हमारी साइनोसोडियल वेवफॉर्म है जो हम इनपुट दे रहे हैं, डेट इज वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड जो फिगर है उसमें हमने सब पे एक्स एक्सिस पे तो ओमेगा टी ले लिया है और इधर वोल्टेजेस ले लिए हैं वाई एक्सिस पे ओमेगा टी, क्योंकि ये सारी वेवफॉर्म टाइम के रेस्पेक्ट में बन रही है। तो इधर हमने क्या लिया, वीजेड लिया और वीडीसी लिया। वीजेड क्या है, जीनर के वोल्टेज है, और वीडीसी वोल्टेज क्या है, जो रेक्टिफायर के आउटपुट है उनको तो हमने वीडीसी लिया, और जीनर जो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है उसको वीजेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो वेवफॉर्म बनाई है ये यूनिडायरेक्शनल है। इसको यूनिडायरेक्शनल कैसे बनी है, ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। तो ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है वीडीसी, तो ये वीडीसी की वेवफॉर्म हमने दिखा दी जो कि यूनिडायरेक्शनल है दोनों के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी। अब इसमें वीजेड दिखा रहे हैं, वीजेड आप यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं तो वीजेड को हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, ये जो लाइन है ये वीजेड के लिए है, वीजेड मतलब कांस्टेंट वोल्टेज। अब इसमें वीपीडी भी शो किया है, वीपीडी की वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं कि वीजेड से कम है, तो वीपीडी का लेवल नीचे बनाया, वीपीडी यहाँ पे डीसी वोल्टेज है जो कि R2 को एडजस्ट करके हम ले रहे हैं।
अब ये तो हो गई VZ और VDC को शो कर दिया। नेक्स्ट है VC, कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होंगे। कैपेसिटर हमने देखा है एक तो उस पर VPD तो होंगे ही, प्लस वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। तो हमने यहाँ जो कैपेसिटर की वेवफॉर्म बनाई है ये स्टार्ट की है VPD से। ये जो लेवल है जीरो से स्टार्ट नहीं किया, इसको VPD से स्टार्ट किया कैपेसिटर। फिर हमने देखा रैंप, रैंप में चार्ज, एक तो पेडेस्टल और एक रैंप ट्रिगरिंग। तो रैंप में क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। तो अब कैपेसिटर क्या हुआ, एक्सपोनेंशियली चार्ज होने लगा। एक्सपोनेंशियल चार्जिंग की वेवफॉर्म है। किस वोल्टेज से चार्ज हुआ, ईटा वीजेड से चार्ज हो गया इस बिंदु पे। अब ईटा वीजेड से पहुंचते ही ये यूजेटी को ऑन कर देगा। इस बिंदु पे यूजेटी ऑन हो जाएगा। अब यूजेटी ऑन हुआ तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हुई, तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज दिखाया। कैपेसिटर VPD तक डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद जब इनपुट वोल्टेज जीरो हो जाएंगे तो ये भी जीरो तक डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में जब एंगल ओमेगा टी इजिकल टू पाई आता है तो हमारा BS भी जीरो हो जाता है। तो इस समय ये जीरो हो गया। तो इस तरह का हमारा आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे हमको पल्स किस ड्यूरेशन में मिली, जब ये डिस्चार्ज हुआ। तो यहाँ से मिली पल्स और कहाँ तक, जब तक ये डिस्चार्ज हुआ VPD तक। तो इस तरह की पल्सेस, VG क्या है, पल्स ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो VG। तो इस तरह की पल्सेस हमको मिल गई प्राइमरी पर, प्राइमरी ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर पे। जब प्राइमरी पे मिली तो उसके कारण सेकेंडरी पे वोल्टेज इंड्यूस हुए और SCR फायर करे और हमें आउटपुट मिला। अब ये जो फायरिंग एंगल है इसी पे SCR फायर करेगा, तो SCR इस बिंदु पे ऑन हो रहा है, तो इतना सा आउटपुट मिला हमको। मतलब अल्फा 2 एंगल है ये, अल्फा 2 से पाई के बीच इतना सा ही आउटपुट मिला, एवरेज आउटपुट। अब ये तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये तो यूनिडायरेक्शनल हो गया, यानी पल्सेस तो अपने को कैसे मिल रही है, यूनिडायरेक्शनल गेट पे तो। लेकिन जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें T1 कंडक्ट ना करके T2 कंडक्ट करेगा, तो नेगेटिव में आप ऐसा आउटपुट मिलेगा। फिर वापस से पॉजिटिव साइकिल आएगा तो T1 कंडक्ट करने लगेगा, इस जगह पे T1 कंडक्ट कर रहा है। तो इस तरह की वेवफॉर्म हमें आउटपुट में मिलेगी। तो ये हमने आज देखा कि रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग सर्किट किस तरीके से वर्क करता है, उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे वेवफॉर्म क्या है। थैंक यू।